किसान साथियों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। किसान साथियों, आज हम कार्यक्रम में बातचीत करेंगे इस सप्ताह के कृषि कार्यों के बारे में, और इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ में कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर अतर सिंह मीणा जी। आप संयुक्त निदेशक हैं उद्यान पंत कृषि भवन में। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, साथ ही आपको बता दें कि आप हमें कार्यक्रम में फ़ोन करके अपनी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान जान सकते हैं डॉक्टर साहब से। तो समस्या जानने के लिए आप हमें फ़ोन करिए। फ़ोन करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 2704-999। हमारे दूसरे फ़ोन नंबर हैं 27040998। अगर आप जयपुर के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो जयपुर का एसटीडी कोड लगाना ना भूलें, जो कि है 0141। और आइए अब बातचीत को अपना शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले जैसे कि सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है, अब ऐसे में हमारे किसान साथी कौन कौन सी सावधानियां हैं, किन किन बातों का ध्यान रखें अपनी खेती किसानी में, जो कि हमारे किसान साथियों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। देखो, एक तो हमारी जो फसलें पहले बोई जा चुकी हैं, जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, तो इनमें एक तो समय समय पर पानी का उपयोग करते रहें। दूसरा, खाद उर्वरक का भी प्रयोग करना है। और इसके बाद यदि कीड़े बीमारी प्रकोप हो रहा है तो उनका भी नियंत्रण करना है जी। इसके साथ साथ, क्योंकि इस समय थोड़ा शीत लहर भी चल रही है तो सर्दी के प्रकोप की भी संभावना है, तो पाले के बचाव की भी सावधानी रखनी है। और सब्जियों में विशेष रूप से ये कीट व्याधि का प्रबंधन तो करना ही है, साथ साथ में जैसे उनकी तोड़ाई है, बाजार में पहुंचाने का वो कार्य करना है। और आगामी जो बसंतकालीन मौसम है उसके लिए भी पौध तैयार की जानी है, जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्ची, तो ये पौध तैयार करने का समय भी है। और इसके साथ साथ किसान भाई मतलब बहुत से ऐसे हैं कि कुछ विलम्ब हो गए हैं कि समय पर फसल नहीं बो पाए। इस समय हालांकि बुवाई का समय निकल गया, फिर भी गेहूं और जौ की कुछ किस्में ऐसी हैं कि जिनकी बुवाई यदि किसान करना भी चाहता है तो वो कर सकते हैं। जी, तो मतलब हमारे किसान साथियों के लिए ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि अगर आपको थोड़ी सी देरी हो गई है तो आप गेहूं की बुवाई कर सकते हो। उसके लिए बहुत सारी किस्में हैं, तो अभी भी समय है आपके पास में कि आप उनकी बुवाई कर सकते हैं। सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि कुछ बागवानी फसलों के बारे में, ठीक है, तो ऐसे में इस समय बागवानी फसलों में कौन कौन सी फसल है जो हमारे किसान साथियों को करनी चाहिए, जिससे उनकी आमदनी बहुत अच्छे से हो जाए और उनको उत्पादन भी बहुत अच्छे से प्राप्त हो सके? देखो किसान भाइयों, विशेष रूप से आजकल तो क्या है कि संरक्षित खेती करते हैं, जो ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस में करते हैं, तो उसमें एक तो खीरा है, फिर ये कलर कैप्सिकम आते हैं जो रंगीन शिमला मिर्ची है जी। इसके अलावा बहुत सारी अपन की जैसे खुले खेत में करते हैं, तो मटर किसान भाइयों ने की हुई है, कुछ पछेती गोभी भी है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी भी है जी। इसके अलावा गाजर और मूली इस समय काफ़ी किसान भाई करते हैं। और ये जो हरी पत्ती वाली सब्जियां हैं, जैसे पालक है, मेथी है, हमारे मसाले वाली फसल है, जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, ये किसान भाई समय लेते हैं। और ये जो पत्ते वाली हैं वो तो कई अलग अलग समय पर बोते हैं ताकि नियमित रूप से किसान भाइयों को मिलती रहे जी। सर, एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं कौन है। हेलो। हाँ जी, हेलो, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? लक्ष्मण सिंह भरतपुर से। जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका? सवाल यह है कि साहब, गेहूं में साइड काटर कब इस्तेमाल करें साहब? जी, सब थोड़ा किसान भाई क्वेश्चन थोड़ा है जी, आप एक बार फिर से दोहराएंगे अपने सवाल को? सागरी काटा गेहूं में कब इस्तेमाल? सर, गेहूं में उर्वरक किस समय डालें? देखो, गेहूं में जो उर्वरक है, जैसे ये फास्फोरस है, पोटास युक्त उर्वरक है, उनका तो बुवाई के समय हम प्रयोग करते हैं। बाकी जो यूरिया की या नत्रजन जो भी आप प्रयोग करते हो, वो खड़ी फसल में जैसे 25-30 या 30-40 दिन बाद जैसे निराई गुड़ाई करते हो, तो उसके बाद में आप इसका प्रयोग करना चाहिए जी। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। तो सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे बागवानी फसलों के बारे में, तो आपने बताया कि जैसे कुछ फसलें हैं, जैसे जीरा है और कैप्सिकम, कलर कैप्सिकम के बारे में आपने बताया। तो इस तरह की और कौन कौन सी फसलें हैं जैसे कि हमारे किसान साथी अभी समय रहते कर सकते हैं, और वो भी इस ठंड के मौसम में? देखो, इस समय ये जो सब्जियों वाली फसल है जी, उसमें तो विशेष रूप से तो आलू, कई क्षेत्रों में किसान भाई हमारे आलू करते हैं, तो वो आलू की कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आगामी मौसम की
सब्जियां आनी है उनकी पौध तैयार कर सकते हैं। विशेष रूप से टमाटर है, उसकी पौध हम ये जो ग्रीन हाउस है उसके अंदर किसान भाई पौध तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी किसान भाई ऐसे हैं जैसे पशुपालन करते हैं, हालांकि विलम्ब हो गया लेकिन चारे की भी जरूरत पड़ती है, तो यदि नहीं बो पाए तो जई जैसी फसल की वो बुवाई कर सकते हैं, उसके लिए जी। तो ये मुख्य रूप से सब्जियों की और चारे की। लेकिन डॉक्टर साहब हम यहाँ जानना चाहेंगे, हमारे किसान साथी भी जानना चाहते हैं कि राजस्थान के कच्छ मतलब कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पानी बहुत कम है, ठीक है, और अगर जहाँ पानी बहुत कम है तो वहाँ कौन कौन सी फसल बोई जा सकती है? देखो, कम पानी में वैसे तो ये कहा जाता है कि कम पानी वाली फसल को ही चयन करना चाहिए किसान भाइयों। तो विशेष रूप से ये जो सरसों का विकल्प आया था, ये भी क्योंकि गेहूं की फसल में 6 सिंचाई की जरूरत पड़ती थी, तो सरसों एक तो अच्छी मुनाफा भी मिल रहा था और 2 पानी में ही काम चल जाता है। तो सरसों है। चना ज़्यादातर बारानी क्षेत्रों में होता था कम पानी में, यदि 1 सिंचाई दे दी तो और भी अच्छा है, तो ये भी होता है। तारा मीरा जैसी फसल केवल बो दिया एक बार में तो वो भी हो जाता है। अलसी है। जौ की फसल में भी गेहूं की तुलना में कम पानी की जरूरत पड़ती है, और कुछ किस्में ऐसी रहती हैं कि उनमें फसल में भी किस्में हैं जिसमें कम पानी की जरूरत पड़ती है, तो उनको किसान भाई को बोते हैं। वो सभी किसान भाई बड़े अनुभवी हैं, तो वो उसी अनुसार अपना बुवाई करते हैं फसलों जी। अक्सर हमने देखा है कि ना चैपा जो कीट होता है वो फरवरी के समय ज़्यादा मतलब बाहर निकल के आता है, लेकिन सर चैपा जो कीट होता है वो इस समय लगने की संभावना होता है फसल में, तो उस कीट पर नियंत्रण किस प्रकार से पा सकते हैं किसान भाई? ये जो क्योंकि हमारे किसान साथियों की सबसे बड़ी समस्या रहती है कि उनकी फसल में किसी भी प्रकार का कोई कीट ना लग सके, और कीट ना लगे उसके लिए पहले से सावधानी और पहले से जानकारी होना बेहद जरूरी है, तो वो हमारे किसान साथियों को बताएं। चैपा की वास्तव में गंभीर समस्या है जी, पर हमारे किसान बड़े अनुभवी हैं। वो हवा के रुख को देखकर ये पहचान लेते हैं कि अब चैपा का प्रकोप होने वाला है। उन्हीं का कहना है किसान भाइयों का कि माघ पोष चले परवाई तब सरसों को माहू खाई। यदि माघ और पोष में पूर्वी हवा चले तो निश्चित मानना कि सरसों में अब चैपे का प्रकोप होने वाला है। और किसान भाइयों, यदि चैपे का प्रकोप होता है तो उसके लिए हम जैसे डाईमिथाइल दवाई है जी, उसको हम जैसे 1 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़क सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड है, वो जैसे 15 लीटर पानी में 5 लीटर के हिसाब से उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। तो ये जो रासायनिक दवाइयों को छिड़काव करके इन चैपा का, बाकी जैविक में भी आप नीम आधारित जैसे नीमों की दवाई या निमिसाइड आता है, एक एजिक्ट्रिन रसायन आता है, उसका भी छिड़काव करके इस चैपा का नियंत्रण कर सकते हैं। जी, मतलब कि चैपा पे नियंत्रण के लिए आप पहले से सावधानी करके और इन कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं ताकि चैपा जैसे कीट से आपकी फसल को बचाया जा सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर जैसे हम बात करें कि अक्सर जैसे तापमान सर्दियों में बहुत ज़्यादा गिर जाता है, ठीक है, लेकिन दिन के समय धूप बहुत खिली हुई होती है, तो रात में किसी प्रकार से जैसे जब तापमान गिर जाता है तो ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे में फसल को किस प्रकार से नुकसान हो सकता है? देखो, यदि दिन के समय धूप हो और हवा भी बंद हो और बाद में यदि ये रात्रि के जैसे तीसरे पैर यदि हवा चलने लगती है, मतलब दोपहर बाद में, तो ये निश्चित मानना कि ये पाला पड़ने के लक्षण है जी। तो हम किसान भाइयों को समय समय पर ये सलाह भी देते हैं, क्योंकि यदि पाला पड़ने की जैसी संभावना हो तो थोड़ा सिंचाई करते हैं, क्योंकि सिंचाई करने से तापमान 1-2 सेल्सियस उसमें बढ़ोतरी हो जाती है जी। इसके अलावा कई बार क्या है कि उत्तरी पश्चिमी दिशाओं की तरफ हम धुएं कर देते हैं। हालांकि आजकल क्या कि फसल से जलाना थोड़ा मना है तो इसलिए वो नहीं करते, लेकिन पहले किसी तरह उधर से गर्मी आती रहे जी, वो कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे सरसों जैसी फसल में किसान भाई डरे है तो उसमें एक थायोयूरिया रसायन आता है, तो 500 ग्राम 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टर के हिसाब से वो छिड़काव कर दें, तो उससे ये पाला का नुकसान उसमें कम होगा। जी। और जैसे मतलब अक्सर हम देखते हैं कि जैसे हमारे किसान साथी जैसे ना उम्मीद करते हैं, और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर बरसात में मावठ पड़ जाए यानी कि बारिश हो जाए तो वो खेती के लिए अमृत मानी जाती है, और अगर ऐसे में जैसे बारिश आ जाए
तो वो खेती के लिए किस प्रकार से देखो बिल्कुल ऐसा है, किसान भाइयों का ही कहना है, ये जो 4 महीने होते हैं तो उनके इन 4 महीने के बारे में किसानों का ही अपना अनुभव के आधार पे, एक तरफ ठंड है, एकदम सर्दी है, और फिर दूसरी तरफ से आप बारिश हो जाए यानी कि मावट पड़ जाए, तो वो दोनों ही ठंड का प्रभाव फसल पे आ जाता है। देखो बिल्कुल किसान उनका ही कहना है फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है। वो कहते हैं कि अगेन बरसे तो सोना, यदि अगेन के महीना में यदि बरसात होती है तो सोना जैसी है। पोष बरसे तो दूना, पोष के महीना में बरसात होगी तो डबल पैदा होगी, इतना फायदा होगा उस मावट का। माघ बरसे तो सबाई, माघ में वर्षा होगी तो सवा गुणा पैदावार होगी। और फागुन मूल गवाई, फागुन में बरसात हो गई तो जो मूल पैदावार है वो भी कम हो जाएगी। तो ये 4 महीना हमारे किसान भाइयों का यह अनुभव है कि जो बरसात होगी वो कितने लाभदायक है। तो इस समय यदि बरसात होगी तो सोने में सुहागा, मतलब वो बहुत ही फायदेमंद है। अच्छा, तो यानी कि हमारे किसान साथियों को किसी भी प्रकार से ये मतलब चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ठंड बहुत अच्छी हो रही है और ऐसे में बारिश भी हो जाती है, मावट भी पड़ जाती है, तो आपकी खेती किसानी के लिए वो बेहद लाभदायक है। सर, अगर जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने मौसम के बारे में बात करी, तापमान के बारे में बात करी, और जहाँ पानी कम है हमने उस क्षेत्र के बारे में बात करी। अगर हम बात करें कि ऐसी कोई योजना अभी वर्तमान में हमारे किसान साथियों के लिए जो चल रही है जिसका वो लाभ ले सकते हैं, तो वो आप हमारे किसान साथियों को बताएं। देखो किसान भाइयों, पानी चूंकि बिना, हमारे कवि रहीमन ने भी कहा है कि जी, बिना पानी के तो सब शून्य है। बिल्कुल। और भारतीय कृषि तो मानसून का जुआ है जी। तो पानी बचाने से लेके पानी को संग्रह करने की भी सरकारी योजना है। यदि किसान भाई, बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ भूमिगत पानी नहीं है, कुएं नहीं है, तो फार्म पॉन्ड बना सकते हैं। फार्म पॉन्ड पे लघु सीमांत किसानों को प्लास्टिक लाइनिंग से 1,35,000 रुपए तक की सब्सिडी देते हैं और सामान्य काश्तकार को 1,20,000 रुपए तक की सब्सिडी है। सामूहिक रूप से यदि कोई 3-4 किसान मिलकर बनाते हैं 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा, तो उस पर 20 लाख रुपए की सहायता देती है सरकार। ये तो पानी संग्रह को करने का है। यदि पानी संग्रह कर लिया, उसको बेहतर उपयोग करना है, तो खेत तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन है। सामान्य काश्तकार को 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर तक सब्सिडी वो देते हैं, और दूसरे जो लघु सीमांत है उसको 18,000 रुपये तक 400 मीटर की उस पर सब्सिडी का प्रावधान है। स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, ड्रिप, क्योंकि पानी बचाने के लिए हम ड्रिप से 70 से 75% तक पानी, इवन 85% तक पानी की बचत होती है जी। और जो मिनी स्प्रिंकलर है उससे भी 50 से 55% तक है। इसी प्रकार से स्प्रिंकलर से भी पानी की बचत होती है। तो इन सब पर भी लघु सीमांत, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला काश्तकार को 75% तक सहायता का प्रावधान है। सामान्य काश्तकार जो अन्य है उनको 70% सहायता देते हैं पानी बचाने के लिए। तो किसान भाइयों को पानी बचाने के लिए यह है, कई क्षेत्रों में बिजली नहीं है, दूर दराज ऐसी स्थिति है, तो उस पर ये जो आप पानी संग्रह कर रहे हो वहाँ सोलर पंप लगा सकते हैं। सोलर पंप पे भी किसान भाई 60% की सहायता है। और अनुसूचित जाति और जनजाति का यदि कोई किसान है तो उसको 45,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता देते हैं जी। तो पानी बचाने को, बिजली बचाने को, और जहाँ तक पेड़ लगाने की बात है तो पेड़ लगाने में भी, बगीचा लगाने पर भी किसान भाइयों को सहायता देते हैं। यदि एक जो सामान्य बागवानी लगाते हैं उसे 45,000 रुपया प्रति हेक्टेयर तक सब्सिडी है, जो 4 हेक्टेयर तक देते हैं। और जो सघन बागवानी करते हैं उनको 65,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की सहायता है, और वो भी 4 हेक्टेयर तक सहायता देते हैं। पुराने बगीचे खराब हो गए तो उनके पुनरुद्धार, सुधारना है, नए पौधे लगाना है, कुछ कटाई छटाई करनी है, तो 20,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की सहायता है, और वो 2 हेक्टेयर तक सहायता देते हैं। तो किसान भाइयों को ये बहुत, इसके अलावा भी बहुत सारी सहायता है। ये तो केवल पानी बचाने, बिजली बचाने और पेड़ लगाने तक ही सीमित थी। तो हम जानना चाहेंगे कि ऐसी और कौन कौन सी योजनाएं जो हमारे किसान साथियों तक पहुंचनी चाहिए। इसके अलावा पानी बचाने की जैसे आपने योजना बताई, साथ ही आपने बताया कि सोलर पंप लगाने के लिए भी योजना है, और पानी को अगर आप संग्रहित करते हैं तो उसके लिए भी योजना है, अगर आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो उसके लिए भी आपको सहायता राशि दी जाती है। तो साथ ही साथ जानना चाहेंगे कि और कौन कौन सी योजनाएं हैं। इसके अलावा किसान भाई जैसे मसाले वाली फसलें, जीरा, धनिया, सौंफ, जमैन, तो इन पर भी 5500 रुपया प्रति हेक्टेयर की सहायता इन पर देते हैं। इसके अलावा कुछ फूल वाली खेती करते हैं, जैसे गुलाब लगा लिए, गेंदा, किसी भी तरह की फुलवारी, तो 10 सामान्य काश्तकार को 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की सहायता है, और लघु सीमांत को 16,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की सहायता इसमें देते हैं। कुछ किसान भाई मधुमक्खी पालन का काम करते हैं,
मधुमक्खी पालन में शहद और मोम तो मिलता ही है, उसके अतिरिक्त हमारी फसलों में परागणकारक उत्पादन बढ़ता है, तो उसके लिए भी सहायता देते हैं। किसान को 50 बक्से और 50 कॉलोनी देते हैं, एक बक्से की कॉलोनी 8 से, कॉलोनी की भी 8 से और बक्से की 8 से, तो यानी 40,000 रुपया बक्सों के लिए और 40,000 रुपया उसकी कॉलोनी के लिए और 20,000 का किट, 1 लाख रुपए की सहायता मधुमक्खी पालन पर भी देते हैं। ये कीट रसायन क्योंकि हमारे शरीर में भी नुकसान पहुंचाते हैं बोले, तो इसको हतोत्साहित करने के लिए समेकित कीटनाशी प्रबंधन और समेकित पोषण प्रबंधन है, उसके तहत हम 1200 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता किसानों को IPM INM के नाम पर देते हैं जी। इसके साथ साथ में आजकल मशरूम होता है सब्जी है, तो मशरूम को बढ़ावा देने के लिए भी 3 कंपोनेंट पर हम सहायता देते हैं। यदि कोई मशरूम की इकाई लगाना चाहता है जिसकी लागत 20 लाख रुपए है उसकी यूनिट की, तो उसका 40% 8 लाख रुपए की सहायता देते हैं। उसका मशरूम का बीज आता है, वो स्पान होता है, उसकी लागत 15 लाख रुपए होती है, उसका 40% 6 लाख रुपए तक की सहायता देते हैं। और मशरूम की कंपोस्ट इकाई होती है जिसकी लागत भी 20 लाख है, उसका 40% 8 लाख रुपए की सहायता मशरूम उत्पादन देते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने ये तो योजनाओं के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, हमारे किसान साथी भी खुश हो गए होंगे इतनी अच्छी अच्छी योजनाओं के बारे में जानकर के। और आप बस ये सुनकर के ही सीमित नहीं है, आपको इन सारी योजनाओं का लाभ लेना है। डॉक्टर साहब, आप जैसे संयुक्त निदेशक हैं, तो आप हमारे किसान साथियों को किस तरह से संदेश देना चाहेंगे? देखो किसान भाइयों, खेती में सबसे जो महत्वपूर्ण है, एक तो क्या है कि एक परहेज 100 इलाज। बिल्कुल, कोई भी फसल बोते हैं तो उसका बीजोपचार अवश्य है ताकि कीड़े बीमारियों का प्रकोप ही नहीं हो। दूसरा किसान भाइयों, ऐसा है कि हमारे प्रदेश में पानी की कमी है, तो कहा जाता है कि कम पानी में दे सकें हमें उपज भरपूर, ऐसी फसल प्रजाति का चयन करो जरूर, जड़ें जिसकी हों फैली और रोग कीट से होने फसल की चादर मैली। तो किसान भाइयों, इस प्रकार की फसलों का चयन करना चाहिए जिसमें कीड़े बीमारियों का प्रकोप कम हो और कम पानी की जरूरत पड़े। हाँ, और विभागीय योजनाओं का हमारे कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेकर आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा और अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। बिल्कुल, और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि से भी कई किसानों को सम्मानित किया गया है। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे किसान साथियों तक जो जानकारी पहुंचती है, उन जानकारियों का पूरा लाभ उठाएं, आप अपनी खेती किसानी में उनसे अच्छा उत्पादन प्राप्त करें, अच्छी आमदनी प्राप्त करें, ताकि आप मुनाफा प्राप्त करके एक बेहतर किसान बन सकें। तो किसान साथियों, उम्मीद करते हैं कि कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से आपको जो जानकारी दी जाती है, आप उसका बेहद लाभ उठाएंगे और आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ में। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अगर आप कार्यक्रम में पत्र लिखना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालावाड़ डुंगरी, जयपुर। और अब दीजिए हमें इजाज़त, आपसे फिर होगी मुलाकात नए विषय के साथ। नमस्कार।